हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के कंप्लीट और ऑनेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड पर बात की थी। वहाँ मैंने कॉमन लाइफ टर्म में आपको समझाने की कोशिश की थी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, और उससे हमने इंडिविजुअल लेवल पर भी देखा, लोकल लेवल पर आप यूँ कहें कि शॉर्ट में भी देखा, और फिर मैंने उसे फैलाने की कोशिश की थी कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी या फिर आप वर्ल्ड इकोनॉमी क्यों ना कहें उसके एस्पेक्ट में। पिछले क्लास में मैंने इसी तरह लिखा भी था ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैंने सोचा था कि मैं उसमें बात कर पाऊँगा इकोनॉमिक टर्म्स में भी, लेकिन वहाँ समय ने अपनी घड़ी उंगली दिखानी शुरू कर दी कि नहीं, यहीं रुकते हैं। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रॉस वैल्यू एडेड को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। आउटपुट को आप यहाँ पे समान समझ सकते हैं। प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी लेस the value of intermediate consumption। कह रहा है कि टोटल आउटपुट की आप, मैंने कहा समान, समान में आप सब कुछ ले सकते हैं जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो बाइसाइकिल हो, कार हो, रेलवे हो, एरोप्लेन हो, एक सुई सुई ही क्यों ना हो, छोटी सी पतली सी सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो भी प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहेंगे। लेकिन उसमें से आपको घटाना पड़ेगा क्या, लेस करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू को। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? अब देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अब साइकिल बनाई जा रही है, ठीक, तो उसमें क्या क्या लगेगा? टायर लगेगा, ट्यूब लगेगा, चेन लगेगा, घंटी लगेगी, और भी बहुत कुछ लगेंगे, सीट्स लगेंगे। तो बहुत सारे चीज़ को जोड़कर तब साइकिल तैयार होगा। तो जब शुरुआत में रॉ मटेरियल्स खरीदी जाएगी, इसकी चीज़ों के पार्ट्स को खरीदे जाएंगे, तो ये सब के लिए पेमेंट करना होगा अलग अलग से। लेकिन जब साइकिल तैयार हो जाएगी बन के, तो साइकिल की जो कीमत होगी, तो उसमें जो वो जो पार्ट्स हैं सारे जो हमने जोड़े हैं, खरीदे हैं, उसकी भी कीमत इंक्लूडेड होगी, होगी ना। तो अगर बताइए हम उस पार्ट्स की कीमत को अलग लें, और उस साइकिल जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसकी कीमत को अगर अलग काउंट करें, अगर ये दोनों अलग अलग हम लोग करेंगे, तो आप बताइए क्या डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो इसीलिए डबल काउंटिंग ना हो, तो ये जो रॉ मटेरियल्स की कीमत है, जो सामान जो कंप्लीट फाइनल गुड बन के तैयार हो गया है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें से इस रॉ मटेरियल्स की कीमत को जो बनाने में लगा, इसे घटा दिया जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स जो लगते हैं सामान बनाने में, जो कंज्यूम करने पड़ते हैं उस सामान को कंप्लीट करने में, फाइनल गुड को, उसे ही कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि बीच में कंज्यूम किया इसको, ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में भी समझा जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, इट मेजर्स द डिफरेंस in value between the final good and the cost of ingredients used in its production। वही बात है, क्या कह रहा है कि ये किस चीज को मेजर करता है? मेजर करता है उस डिफरेंस को। कौन सा डिफरेंस? वो जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है, जो फाइनल गुड सामान बन के तैयार हुआ है। जैसे मैंने अभी साइकिल की बात की, जो एक साइकिल बन के तैयार हुआ,
एंड द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन, और उसको बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, जैसे मैंने टायर की बात की, ट्यूब की बात की, सीट की बात की, तो ये जो लगे हैं उसको घटा दिया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है इसे ही हम लोग कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में मैंने कार लिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कार है, देखिए कार के पहले तो बाहर के आउटर पार्ट्स बनेंगे, उसमें टायर लगेगा, उसमें भी चेन्स आएँगे, ब्रेक्स लगेंगे, वो जो सीट्स हैं वो लगेंगे, बहुत कुछ लगेगा। तो ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। अब जब फाइनली कार कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, तो उसमें तो इन चीज़ों की कीमत ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। तो अगर अलग से रॉ मटेरियल्स की भी कीमत को गिनने जोड़ें, उसकी भी कीमत को जोड़ें, तो डबल काउंटिंग। तो इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। तो वो जो बच गया फाइनल गुड, उसकी वैल्यू को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड में काउंट करते हैं। ठीक है? ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसको मेजर करने के लिए कुछ इसका तरीका है अपना, कुछ बेसिस हैं इसको मेजर करने के लिए। तो मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्राइसेस, दो तरह के प्राइस को काउंट करना पड़ता है। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड तक पहुंचना है, तो दो तरह के वैल्यूज को आपको मेजर करना पड़ेगा। वो दो वैल्यूज कौन से हैं? एक होता है बेसिक प्राइस और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं समझा रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे बाद में। ठीक, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है, और इस बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस को भी समझने के लिए, वैसे आप बेसिक और मार्केट प्राइस से खुद भी अंदाजा लगा दो। बेसिक, अब मान लीजिए किसी ने सामान बनाया, तो उसको जो बेसिक कॉस्ट लगा होगा अपने लेवल पे, एक होता है मार्केट प्राइस। जब चीज़ें मार्केट में आती हैं, तो उसमें कुछ प्राइस में एडिशन होता है, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट्स कमाना होता है, डिफरेंट टैक्सेस देने होते हैं, तो अलग अलग बात होती है। तो उसे हम लोग यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया, कंप्लीट बात करेंगे उस पर इकोनॉमिक टर्म्स को लेकर। इन बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस तक पहले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस की जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस को समझने के लिए भी उससे पहले आपको कुछ और प्राइसेस को समझना पड़ेगा, कुछ और टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या होंगे? वो टर्म्स होंगे, टू अंडरस्टैंड बेसिक एंड मार्केट प्राइस वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं, सब्सिडीज क्या होती है, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती है, फिर प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है, और अंत में फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जब इन टर्म्स को आप समझ जाएंगे, तो इनकी मदद से हम बेसिक प्राइस पर पहुंचेंगे, और फिर उसकी मदद से हम लोग मार्केट प्राइस पर पहुंचेंगे। ये कंप्लीट सर्कल तब जाके ग्रॉस वैल्यू एडेड का पूरा होगा, मेजरमेंट का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर समय हमारे पास बचता है तो फिर हम लोग बेसिक एंड मार्केट प्राइस को भी देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे, एंड हम लोग फिर बहुत सारी बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन्हें अनोखे अंदाज में, इस तरह से यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, और साथ में हम भी कॉन्फिडेंट बन सकें। कहते हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत आपने ले लिया, एक ही चीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट से, मान लीजिए ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसने अलग अलग सब्जेक्ट बुक्स लेकर आपने 10 बुक्स से 10 डेफिनेशन, कुछ कुछ टर्म्स का डिफरेंस होगा, चीज़ें तो वही होती हैं, मीनिंग वही होते हैं, फिर भी आपने अलग अलग राइटर के जो हैं अलग अलग डिफिनेशन याद कर लिए, तो इससे नॉलेज तो बहुत हो गया आपको। लेकिन
यूपीएससी की डिमांड इससे पूरी नहीं होती। यूपीएससी कुछ और चाहता है, वो समझ चाहता है आपसे, एक डेप्थ चाहता है। और मैंने अभी बात की कि भले नॉलेज आपके पास बहुत हो, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। नॉलेज से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब इस नॉलेज को आप अप्लाई करना सीख जाते हैं। मतलब कि इसको आप गहराई से समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इन्फॉर्मेटरी नॉलेज आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज ही कॉन्फिडेंस दे सकती है। और अगर आपने इन्फॉर्मेटरी नॉलेज लेकर आप टैलेंटेड तो हो जाएँगे, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएँगे। और कहते हैं, अ कॉन्फिडेंट मैन इज़ मच मच बेटर दैन अ टैलेंटेड मैन। एग्ज़ाम में आपको टैलेंट की कम, कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर कॉन्फिडेंस है आप में, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, तो आप अपने स्टाइल में आंसर्स को मोड़ सकोगे, लिख सकोगे। और अल्टीमेटली आंसर्स आपको अपने ही फॉर्मेट में लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं कि रटे-रटाए आंसर तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो खुद ही फ़ॉर्म करना होगा, खुद ही लिखना होगा। तो ये बातें हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।